हमने जो अभी सीरीज एक नया शुरू किया है घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हमने इससे पहले एक थ्योरी पार्ट देखा था जिसमें हमने देखा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये इसका थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम रखा था कि पहले हम थ्योरी पार्ट पर करेंगे, देन आफ्टर हम उसका एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सबको कवर करेंगे। तो अब हम इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे और जितने भी एमसीक्यू मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं उन सबको हम यहाँ कवर करेंगे। और इसी तरह से हमारा सीरीज चलता रहेगा। पूरा घटना चक्र का टोटल मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, पॉलिटी, ये सब जितने हम घटना चक्र का कवर करेंगे, आपके बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ या 72 बीपीएससी, टीचर, सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम है उन सब में यहाँ से आपको सहायता मिलेगी और वो एग्ज़ाम आते आते तक मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न पर और वहाँ से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था गाइस कि वास्को डी गामा कालीकट पर आया था कब, 20 मई 1498 को। और किसकी सहायता से आया था, तो अब्दुल इब्न मजीद की सहायता से वो भारत में मतलब आया था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम संबंध किसने स्थापित किया था, तो वो कौन थे, यूरोप के पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, ये हम पढ़ चुके थे। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। इन सब का नाम याद रखिएगा गाइस, और यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली, इन सब बंदरगाहों पे किसकी कोठियां थी, पुर्तगीज की थी। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीली जल की नीति का प्रतिपादन किया था, या इसे चलाया था, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है नीली जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये देखिए उत्तराखंड के पीसीएस में 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आइए नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो आपको पता है वो कौन थे, पुर्तगीज थे। और देखिएगा कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ गया, यूपीपीएससी में, फिर यूपीपीएससी में, फिर यूपीपीएससी में, फिर यूपीपीएससी में, फिर यूपीपीएससी में। मतलब उत्तर प्रदेश के लिए फेमस क्वेश्चन है। अगर कोई यूपीपीएससी का तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें। वास्को डी गामा भारत आया था, कब आया था, 1498 में। और डेट याद रखिएगा 20 मई, है ना, 20 मई 1498 को यह भारत आया था। देखिए फिर यूपीपीएससी और एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था, तो ये कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आइए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो किसने किया था, जमोरीन ने, जो कालीकट, कथार, कडावू आइलैंड के ऊपर आया था वो इब्न मजीद की सहायता से। तो यहाँ पर स्वागत इसका किया गया था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। देखिए मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आया था इससे, हालांकि ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का, बट ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी में। ओके, अब देखिए वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कलीकट का शासन जमोरीन था, यह सही है, बिल्कुल जमोरीन ही शासक था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था, यह है। और थर्ड क्या है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तीसरा तो 100% गलत है गाइज, क्योंकि पुनः भारत में वो 1502 के आसपास आया था। ठीक है, तो जब तीसरा गलत है तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, तो और पहला नंबर तो सही है, तो 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत है, 1 साल तक वो भ्रमण नहीं किया था। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कलीकट पहुंचा। उस समय कलीकट का शासक जमोरीन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा, याद रखिएगा गाइस, कितने महीने रहा था, 3 महीने। और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौटा गया। वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आया था, 1501 में नहीं, 1502 में आया था। अब आइए यहाँ पर सूची को मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। वास्को डी गामा कहाँ के हैं, तो पता है आपको, पुर्तगीज़ के हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। अब आगे आइए मिलान करते हैं।
और एक कौन है, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ के हैं, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के तस्मान हॉलैंड के रहने वाले हैं। तो इसका मिलान देख लीजिए, कौन सही हुआ, ए गाइस ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। हम देखते हैं ऑप्शन को, देखिए यहाँ पर ए का 2 बी का 1, तो ए का हो जाएगा गाइस 2, बी का 1 और सी का 4, ई का 8, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गाइस, ठीक है। और ये देखिए आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2000 में, मैंने ऊपर आपको बताया था कि यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मिलान करने वाले यूपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डीमंड्स लैंड या जिसे न्यूजीलैंड कहते हैं की खोज की थी। ऊपर हम देख चुके हैं इसको। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है गाइस, सही मिलान करना है। तो अब देखिए ये क्या है, आइए देखते हैं मिलान करके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क रेस में कौन सा सही होगा, पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में बदलना, नहीं गाइस ये इसने नहीं किया था। सितंबर 1500 में भारत आगमन, नहीं। ब्लू वाटर पॉलिसी, नहीं। तो अल्फा ये थे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। 1510 में गोवा पर अधिकार, सही है गाइस, 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था यूसुफ आदिल शाह को हराने के बाद, आपको पता है। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाई थी, तो इसका बी का 1 हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था, हेडक्वार्टर गोवा में ले गए थे और उसी को अपनी राजधानी बना ली थी। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये कौन थे, सितंबर 1500 में भारत आगमन। याद रखिए गाइस, पुर्तगाल के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में प्रवेश किया था, और कब किया था, 1500 ईस्वी में। इसका नाम याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इस तो बहुत ईजी है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये हम देख चुके हैं। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी नंबर, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। सितंबर 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत में आगमन हुआ और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसराय बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। किसका, नीनो डी ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, ठीक ना, उसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में लॉन्च की थी। आइए देखते हैं, ये भी दे रहा है कि किसका किसका जन्म कहाँ हुआ था, कौन कौन कहाँ के निवासी थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, इटली के थे। देखते हैं जितना हो सकता है लगाकर। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, इटली के रहने वाले थे। और सर फ्रांसिस ड्रेक और फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे, या फ्रांस के रहने वाले थे। और फर्डिनेंड मैगलन और जैक्स कार्टियर, और इसका देख लेते हैं गाइस। ए का पहले तो लगा लेते हैं, ठीक, ए का 3 हो जाएगा, कोशिश करते हैं लगाकर। तो ए का क्या हो जाएगा गाइस, ए का 3, ए का 3 यहाँ भी और ए का 3 यहाँ भी है, और इसको पहले छोटा करता हूँ। और बी नंबर का देखिए गाइस, बी नंबर का हो जाएगा आपको सर फ्रांसिस ड्रेक। सी का हो जाएगा 4, तो सी का 4, ए का 3। क्रिस्टोफर कोलंबस का इटली नहीं दे रहा है गाइस, क्रिस्टोफर कोलंबस का आंसर दे रहा है आपको, क्रिस्टोफर कोलंबस का इटली सही है, इटली। और जैक्स कार्टियर का दे रहा है आपको, बी का दे रहा है गाइस फ्रांस। जैक्स कार्टियर फ्रांस के रहने वाले हैं, मतलब उनकी पैदाइश स्थल है। और सर फ्रांसिस ड्रेक का दे रहा है यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगलन का दे रहा है पुर्तगाल। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है गाइस, और ये बीपीएससी में आया था 69 बीपीएससी 2023 में। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना गाइस, तो मुश्किल हो जाता है बनाना। आप कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर आप सही टिक लगा सकते हो, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा इंसान को डीप में पता होता नहीं है। बट इसको आप याद कर लीजिएगा, बाई चांस कभी बीपीएससी का मन हुआ तो दोबारा पूछ सकता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के हैं, इटली के रहने वाले हैं, इनकी जन्म स्थान है। जैक्स कार्टियर ये फ्रांस के रहने वाले हैं। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के हैं। और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है गाइस। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं कि कितना डीप में बीपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में आने वाले यात्री पुर्तगाली का नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो पुर्तगाल का नहीं है। तो यहाँ पर पीटर मुंडी आपको पता है गाइस, ये पुर्तगाल के नहीं रहने वाले हैं। बाकी आप दुआर्ड बारबोस, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज, ये सब के बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो पीटर मुंडी के बारे में तो नॉर्मली सब जानते हैं।
आइए यहाँ पर देखते हैं पीटर मुंडी, एक ब्रिटिश व्यापारी थे। देखिए पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। याद रखिएगा, चीन में जो चाय की खेती होती है ना, चाय पिया जाता था, तो चाय को चखा था इसने, तो उसी चखने को इसने उल्लेख किया था पहली बार। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि के नगरों में यात्रा की थी। तो पीटर मुंडी को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो मैंने ऊपर पढ़ाया था, ये अल्बुकर्क है जो वास्तविक संस्थापक है, जिसने साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाई थी और शादी और विवाह कर यह क्या करता था, अपने साम्राज्य को बड़ा करने का काम करता था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 में बीजापुर के शासक है आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थिति अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये मैंने ऊपर ही बताया गाइस कि इसने क्या किया था, विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने की योजना बनाई थी। अब ये IAS प्री 2003 का ये क्वेश्चन है और मैंने ये इसके बारे में आपको ऊपर बताया था, आप क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही गलत है। मैंने ऊपर आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के वीडियो में या थ्योरी के वीडियो में, आप कह सकते हो कि 1510 में इसने गोवा को जीता था, बट यहाँ पर 1499 है, बाकी सब क्या है अपने आप में सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था 1611 में, ये आपको पता होगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी की पहली कंपनी कहाँ लगी थी, उड़ीसा में 1633 में। और इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था डुप्ले के बारे में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था और इसी समय एक युद्ध चला था, कर्नाटका का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच में। ठीक है गाइस, आइए यहाँ पर कवर करते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो याद है आपको, कोचीन में किया था प्रथम दुर्ग। कब किया था, 1503 में। और किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। उस समय अल्बुकर्क भारत का गवर्नर या वायसराय नहीं था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में किया गया था। इस समय वह गवर्नर नहीं था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और यह भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी माना जाता है क्योंकि यह प्रथम बार कोई यूरोप के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कौन थे, पुर्तगीज थे। ठीक है, आइए, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूलना शुरू कर दिया। आपको पता है कि पुर्तगाली थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, कार्डेस सिस्टम चलाया था और यहाँ पर परमिट लेकर ही किसी को समुद्र में व्यापार करने की अनुमति थी। यहाँ तक कि मुगल शासक अकबर को भी परमिट कहते हैं एग्जाम्पल में कि अकबर के जहाज़ों को भी, जहांगीर के जहाज़ों को भी, अकबर के जहाज़ों को भी लूटा गया था, अकबर के जहाज़ों को भी रोक दिया गया था। मैंने ऊपर बताया था थ्योरी क्लास में कि औरंगजेब के एक बार जहाज़ों को रोक दिया गया था और हज के यात्रियों को बंदी बनाया गया, तो औरंगजेब ने सर जॉन चार्ल्स जो अंग्रेज थे उसको ये कर लिया था। तो यहाँ पर पुर्तगीज़ के बारे में बता रहा है और ऐसा काम अंग्रेज़ों ने भी किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी, तो कौन था, हुगली। तो बंगाल में फैक्ट्री कौन स्थापित करते हैं, पुर्तगाली, तो उन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था, हुगली में। इसको याद रखिएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावस किले का निर्माण कराया था और श्रीरामपुर में डेनिस ने करवाया था। तो इन दोनों को याद रखिएगा, चिंसुरा में किसका था, डचों का था, और श्रीरामपुर में किसका था, डेनिस का था। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं। देखिए यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है,
यूपीपीएससी के मेंस में। पहले यूपीपीएससी का मेंस जो होता था वो पीटी की तरह ही होता था, बट अब चेंज हो गया है, अब ऐसा नहीं है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, और ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, नहीं, ये गलत है गाइज। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। जहाँ पर नहीं वर्ड आ जाए ना गाइज, वो अपने आप में क्या होता है, गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि ओनली ए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में उसे पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है, यानी कह रहा है कि अंग्रेज ने यहाँ पर कब्जा किया था, और कब किया था, 1793 पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बहुत इजी है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था थ्योरी क्लास में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कौन उपयोग करता था, किसने अड्डा बनाया था, तो किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। IAS प्री 1995 में ये क्वेश्चन आया है, और बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किसने किया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होते हुए हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, पुर्तगाल के द्वारा किया जाता था। 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, तो कौन माना जाता है, जॉब चार्नक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानती तथा सुतनौती, जिसे कलकत्ता स्थल को चुना था, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को फाउंडेशन डे नहीं माना जा सकता। यानी कि एक बार केस हो गया था इस पर, तो कोलकाता के जो हाई कोर्ट है वहाँ के, उन्होंने खारिज कर दिया और जॉब चार्नक को नहीं माना। नहीं भी मानना चाहिए गाइस, ये हमारा देश है, हमारी भूमि है, हम किसी अंग्रेज को यहाँ क्यों मान लें कि वो यहाँ के ये हैं, सर्वोपरि हैं। यही हमारे कुछ इतिहासकार ने गलती की है कि कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करके इसे हटाना चाहिए था गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, कलकत्ता किसने बसाया। सेम क्वेश्चन है, तो जॉब चार्नक किसको माना जाएगा आंसर, बट ये आंसर ना माने आप, इस पर खारिज करें, आवाज़ उठाएं, आप स्टूडेंट है तो ही जाके क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित की गई थी, तो वो कौन सा स्थान था, सॉरी गाइस, बॉम्बे नहीं, मद्रास। सबसे पहले नगर निगम कहाँ बनाया गया था, मद्रास में, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। डेट याद रखिएगा, 1688। IAS प्री का क्वेश्चन है, 1994 में आया है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, तो 2 लोग थे, एक डच भी था और एक अंग्रेज भी था, ठीक है गाइस, दोनों का नाम याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका पूरा नाम क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसलिए दोनों सही है, अगर अंग्रेज का ब्रिटेन कंपनी आता तो वो भी सही होता, डच भी सही होता, बट ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं था गाइस। देखिए IAS प्री 2005 में यह क्वेश्चन आया है, और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है गाइस। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये बिल्कुल सही है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया, नहीं, गलत है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं हुआ, यह भी गलत है। आपको पता है कि कोची में सबसे पहले पुर्तगाली ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1503 में, तो अपने आप वो ऑप्शन गलत हो जाता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची, पूरा नाम कोचिन, में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो डचों ने पराजित किया था, पुर्तगालियों ने पराजित नहीं किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यह देखिए IAS प्री 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ये बिल्कुल सही है गाइस।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। ये भी सही है गाइस। और ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है ये गाइस ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे और जो एक्सप्लेनेशन है उस पर गौर कीजिएगा गाइस। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक सही है। 1502 में कथन एक गलत है, सॉरी। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया, अतः कथन 2 सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापना की थी, इसलिए कथन 3 भी सही है। और कथन 1, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो पहला देखिए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। हाँ, राष्ट्रीय भावना की थोड़ी तो कमी थी, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसने पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट्स एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, बार बार मैं इसका नाम रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी कौन थी? लिवेंट कंपनी, जिसको 1592-93 के आसपास इसको अनुमति मिली थी स्थल मार्ग से। ठीक है। लिवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1698 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी का गठन होता है तथा 1702 में ब्रिटिश क्राउन संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके साथ 1708 में दोनों कंपनियों को मिलाकर का एक नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया और यही कंपनी लास्ट में क्या बनता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वो कौन था गाइस? अकबर। ये मैंने ऊपर में थ्योरी क्लास में बताया था। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय से 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन किया। इसका नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसी दौरान भारत का बादशाह अकबर को माना जाता है, ये हम देख चुके हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? वो कौन था? जहांगीर। कहाँ किया था? 1611 में मसूलीपट्टनम में, इसको याद रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना माना जाता है। अस्थायी कारखाना था, अस्थायी तो कौन था? 1613 में सूरत में बना था। ठीक है गाइस, आइए। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। इसके एक्सप्लेनेशन भी ऊपर कर चुके हैं। पहले तो देखा जाए तो 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाया था, बट बाद में 1613 में बना लिया था। आइए गाइस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। हमने ऊपर में थ्योरी क्लास में इसको देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो पुणे में, गोवा में, दोनों गलत है। ना पुणे में था ना गोवा में पहली थी। इसका आंसर सूरत होना चाहिए गाइस। यहाँ पर दे रहा है सूरत और सॉरी गाइस, इसका दे रहा है आंसर क्या? सूरत। और यही आंसर सही होगा। सूरत में कब बना था? 1613 में। कुछ टर्म को मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए यूपीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सही है? कैप्टन हॉकिंस वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। नहीं, ये गलत है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसका सही होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज दूत राजदूत था। हॉकिंस 1608 में भारत आया था और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। उसके तुर्की भाषा का ज्ञान था, वह तुर्की बहुत अच्छा बोलता था। अतः कथन 2 सत्य है। और ये किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय। ये नाम भी याद रखिएगा गाइस।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल में कि जहांगीर के समय आया था, टर्किश लैंग्वेज में इसने बात किया था और इसको जहांगीर ने 400 मनसब दिए थे, ये भी याद रखिएगा। और इंग्लिश खान की उपाधि इसको दी गई थी, जिसको फिरंगी खान भी कहा जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था 17वीं शताब्दी में कहाँ स्थित था, ये पूछ रहा है गाइस। तो भरूच में था, चिकाकोल में नहीं था, और त्रिचोनोपोली में नहीं था। तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, भरूच में। आप नाम याद रख लेना, सब यहाँ पर दिया हुआ है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो किसने किया था सर्वप्रथम, अंग्रेजों ने। कहाँ पर, सूरत में। कब किया था, 1613 में। और ये प्रथम अस्थाई फैक्ट्री थी। आपको ये भी याद रखना है कि सूरत में किसने एक और फैक्ट्री बनाया था, फ्रांस ने भी कहाँ बनाया था, सूरत में ही फैक्ट्री बनाया था। कब बनाया था, 1668 में। इसको याद रखिएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना बनाया था, इसको मसूलीपट्टनम कहते हैं, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में कहाँ बनाया, सूरत में बनाया था। आइए आगे देखते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो कहाँ पर मिला था, सूरत में। किसने दिया था, जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो कहाँ थी, प्रारंभिक दौर में सूरत में, है ना। 1617 में कारखाना बनाया था, तो यही का वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपना वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यह भी याद रखिएगा, स्थानांतरित कहाँ किया गया, बॉम्बे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो बम्बई किससे लिया था, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई दहेज में पुर्तगालियों से लिया था, जब कैथरीन के साथ विवाह हुआ था उसके बाद। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1662 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई फलस्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आइए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन पे डाउट है, क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो इसका चारों ऑप्शन मुझे लगता है कि सही नहीं है, इसलिए इस पर देखते हैं क्या है, मुझे भी नहीं पता, देख लीजिए। अवध के नवाब सादत अली खान ने 1798 से 1814 यानी कि उतना उसका शासनकाल था, 1798 में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। और 1798 इसका आंसर होगा, बट यहाँ पर 1798 है ही नहीं, तो आप नज़दीकी में आंसर टिक लगाना है तो 1797 टिक लगा सकते हो। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तब आप नज़दीकी लगाओगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं गाइस, आप इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। सर जॉन चाइल्ड, ये हम ऊपर में पढ़े थे, इन्होंने जहाज़ को रोक दिया था, बंदी बना लिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित कर दिया था, उसे आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में इसने औरंगजेब के सामने हाथ पैर जोड़ा, माफ़ी मांगी, तो फिर औरंगजेब ने कहा कि आ जाओ यार, हम लोग माफ़ कर देते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटका युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, ये मैंने ऊपर में ही बताया था। इसका नाम याद रखिएगा अच्छे से। कर्नाटका का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू होता है, का विस्तार मात्र ही था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 में युद्ध प्रारंभ किया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, इसी का नाम मैं बोल रहा था, याद रखिएगा, इसने क्या किया था, अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। कर्नाटका का युद्ध हुआ था अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच, ये अपने ऊपर देख लिया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उपयोग से उत्तर देखिए। और इजी है, प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था, इसमें कौन जीता कौन हारा। तो एक्सला चापल की संधि से समाप्त होता है। आइए यहाँ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ाइएगा, इस ऊपर नीचे है तो समझ में नहीं आएगा। प्रथम कर्नाटका युद्ध क्या हुआ था, एक्सला चापल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटका युद्ध पेरिस के संधि से। द्वितीय कर्नाटका युद्ध अनिर्णायक रहा था और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली जीत गया था।
निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं गाइस, ये 1749 से हुआ था 54 तक, ठीक है गाइस, 1749 से 54 तक। तृतीय कर्नाटक 1758 से 63, पानीपत का तृतीय 1761 में, अहमद शाह अब्दाली आया था इस समय 1761 में। यहाँ देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, और पानीपत का तृतीय 1761 में। अब देखिए गाइस, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अम्बुड़ का युद्ध के संदर्भ में कौन सही है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। यह युद्ध मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसका केवल 1 सही है, ए 1 गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। ये पहला नंबर गलत है और ये पहला नंबर जो गलत बता रहा है उसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि आखिर गलत क्यों है। 1752 में नहीं हुआ था, देखिए 1749 में लड़ा गया था। इसको देखिए, कर्नाटक में उत्तराधिकारी को लेकर 1749 में अम्बुड़ का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था तथा दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वह मारा गया, अतः केवल एक सही नहीं है, वहाँ 1754 दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया था? तो ये कौन था? डुप्ले था। ये कहाँ का था? फ्रांसीसी था, है ना गाइस, फ्रांस का गवर्नर था और इसने ही सबसे पहले नियम बनाई थी, सहायक संधि को लाना, अपने सेना को रेंट पर किसी के राज्य में रखना, ये सब काम इसी ने ही किया था। बाद में अंग्रेज ने इसके कामों को कॉपी करना शुरू किया था। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जेवी मालसेन ने लिखा है, ये नाम याद रखिएगा, जेवी मालसेन ने। उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा, यानी कि जब ये चला जाता है फिर भी इसकी योजना क्या है, चलती रहती है। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोत तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे आधिपत्य लाभ उठाया, अत्यधिक लाभ उठाया। यानी कि जब ये वापस चला गया था फ्रांस, तो इसके चीज़ों को, इसके हथकंडे को किसने अपनाया था? अंग्रेज ने अपनाया, और अंग्रेज ने इसके हथकंडे को अपना के उसी चीज़ों को क्या किया, अपने साम्राज्य को यहाँ पर आगे बढ़ाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों का पूछ रहा था, ये कहाँ पर बनाया था? सूरत में। कब बनाया था? 1668 में, डेट याद रखिएगा गाइस, ठीक है। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रैंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, राज्य ही इसका सारा खर्च उठाता था। 1667 में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में फ्रांस में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। कौन है? लुई 14वें के शासनकाल में। कॉलवर्ट इसका मंत्री था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कौन थे? कॉलवर्ट, जो कि उनके मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में कौन सा स्थापित किया था? तो चिंसूरा में भी किया था और हुगली में भी किया था डचों ने, ठीक ना। इसका दो आंसर है, बट मैं इसका बोलूँगा कि आप इसको टिक करना चिंसूरा को, डचों के लिए। हुगली आप पुर्तगाल के लिए यूज करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट डचों के लिए चिंसूरा आप टिक करिएगा। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 में प्रारंभ कर 1656 के बीच समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा, हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोड़, जुगदिया बोलिए, फतवा आदि स्थानों पर अपनी कारखाना स्थापित की थी। आइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो कब किया था? 1632 में। और ये 65वीं में क्वेश्चन आया और ये सेम क्वेश्चन 66वीं में भी आया था गाइस। शायद आपको इसमें देगा और नहीं भी देगा तो मैं बता दूंगा।
बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित ही डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का स्वशोर उन्होंने 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ने ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये भी टॉपिक याद रखिएगा। देखिए 69वीं बीपीएससी क्वेश्चन में आया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में बनाई थी? तो 1632 में। और यह क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है बीपीएससी में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कह रहा है कि निम्न डच, एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन कौन सी का है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है और इसको आप देखिए। कह रहा है निम्न डच कारखानों को उनके स्थान वर्ष के स्थान मिलाइए, कौन कौन से हैं? तो कह रहा है कि बिमलीपट्टनम कहाँ है, कराईकल कहाँ है, कोचिन कहाँ है, चिंसुरा कहाँ है? तो देखिए गाइस ये कहाँ कहाँ है? तो बिमलीपट्टनम देखिएगा गाइस, तो ये आपको पड़ेगा कहाँ पर? 1641 में स्थापित हुई थी। कराईकल को देखिएगा गाइस तो 1653 में। कोचिन को अगर देखिएगा तो ये पड़ जाएगा 1663 में। और चिंसुरा को देखिएगा तो 1645 में गाइस। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर निगेटिव मार्किंग के एग्जाम में आप बैठे हो तो ऐसे क्वेश्चन को डील ना करें, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निगेटिविटी लेकर मत आइएगा, नेगेटिव लेकर मत आइएगा, वरना आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? नहीं यार, डुप्ले सबसे ज़्यादा सक्षम था, बल्कि डुप्ले को तो वापस बुला लिया गया था। अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी? हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था? नहीं, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था नहीं था, इससे कोई बहस नहीं है। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना हुआस हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। यही कारण था कि फ्रांसीसी यहाँ पर असफल रहे थे। यूपीपीएससी 1997 में एक क्वेश्चन आया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो कौन कौन किया था समय समय पर प्रवेश करने की बात कर रहा है गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले कौन आया था गाइस, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल प्रवेश में देखा जाए तो। फिर आया था कौन? डच। फिर आया था कौन? अंग्रेज। फिर आया था फ्रांसीसी। आप फ्रांसीसी को सबसे लास्ट में रखेंगे। अगर 3 नंबर को अगर आप लास्ट में रखेंगे तो आंसर ऐसा ही आपका निकल जाता है बी नंबर। ठीक है गाइस। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है। ये देखिए UPROARO प्री 2016 में एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन के सीधा हम इस पर जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर, आप अच्छे से समझोगे। सही सम्मेलन इस प्रकार देखिए, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज के अंदर, ट्रावनकोर डेनिश के अंदर और मद्रास किसके पास था? डच के पास था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं गाइस एग्जाम में जिससे आपको गुमराह किया जाए ताकि आप एग्जाम हॉल में घबरा जाओ, बट घबराने की बात नहीं। कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, आप कितना भी पढ़कर जाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम टफ है। आपको कुछ क्वेश्चन टफ देने का मतलब ही है कि आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है कि आप किस प्रकार एग्जाम हॉल में अपने आप को बैलेंस बनाकर रखते हो, बस। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम मिलता था। ये कौन सा क्षेत्र था? बिहार। हमने ऊपर में देखा था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा अफीम कहाँ से मिलता था? बिहार से मिलता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए कौन प्रसिद्ध था? बिहार था। हमने ऊपर देख लिया। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो कौन आया था? फ्रांसीसी आया था, 1664 के आसपास आया था। 1668 में इसने कंपनी स्थापित कर ली थी। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर में बहुत बार देख चुके हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई अलग बात नहीं है, वरना मैं इसको बता देता। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो कौन कौन थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम है, आगरा, भरूच, सूरत ये भी है, पटना, अहमदाबाद, कोचीन ये भी, यानी कि उपरोक्त सभी में है। और ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना गाइस, तो आप उपरोक्त सभी में ही जाना, क्योंकि बहुत जगहों पर इनकी फैक्ट्रियाँ बनती हैं, तो आप एक पर टिक नहीं करना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और देखिए क्या कह रहा है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है? युद्ध में चलती फिरती तोपा का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। कर उपयोग में से कौन अंग्रेजों की भारत की देन थी?
तो अंग्रेजों के भारत में देन क्या थी? कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए युद्ध में चलते फिरती तोपों का उपयोग तो भाई मुगल काल ने ही शुरू कर दिया था। देखा जाए तंबाकू लाल मिर्च तो पहले से थे, मौजूद थे, मतलब देखा जाए तो। अब इसको देखिए क्या करा है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की ही देन थी, इस दोनों टर्म को याद रखिएगा। और चलती फिरती तोप का प्रचलन मुगल काल में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी तोप, छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों के भारत में कोई देन नहीं थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जब सब कुछ ही असंगति है। किसने कहा था? टीवी मैकाले ने इसे कहा था। ठीक है। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 38 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लो मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। अब देखिए गाइस, ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए क्या कह रहा है। एक्स लाचापल संधि के बारे में बता रहा है कि कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, हाँ सही है, 1748 में यह समाप्त हो गया था। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, दोनों सही है गाइस, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। एक्स ला शापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। आइए ये क्वेश्चन देखिए, यूपी आरओ एक री एग्जाम पीडी 2016 हुआ था, उसका क्वेश्चन है। आइए क्या कह रहा है। बाद में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों का बंगाल विजय से व्यापार, धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों सही है गाइस। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, दोनों सही है। बाद में अंग्रेजी की असफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसेना ताकत थी, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण बनी और फ्रांसीसी असफल हुए थे। बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन प्राप्त हुई थी और कंपनी की विभिन्न इकाइयाँ समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि करते थे। तो चलिए गाइस, इसका भी चैप्टर 1 का हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 2 हम कवर करने जाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में देखे जाते हैं, तो जल्द ही आपको चैप्टर 2 भी मिल जाएगा। और लगातार ये सीरीज चलता रहेगा गाइस, जब तक आपका बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी, सीजीएल, ईडीओ इस सब के एग्जाम ना हो जाए, तब तक आपको ये सीरीज़ मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको रेगुलर तरह पे वीडियो मिलते रहे। और एक बात और गाइस, हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, इसे भी आप कवर कीजिएगा। ये हमारा आपके तरफ, हम अपने तरफ से क्या है, हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं पढ़ाकर। और अभी तो मुझे यूट्यूब से कोई मुनाफा नहीं होता है गाइस, बट प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, तो जल्द ही हम बहुत बड़े चैनल बन सकते हैं। फिर मिलते हैं, चलिए जब तक